हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज है सावन का पहला सोमवार, तो मैंने सुबह उठ के जल्दी से सारा सामान सेट किया था और पूजा करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरी किचन में पेंट वगैरह हो रहा है, तो किचन का सामान सारा रूम में रखा हुआ है, तो इतनी अच्छे से सेट नहीं हुआ था। फिर भी मैंने सारा कुछ सही से सेट कर दिया, ताकि ज़्यादा बिखरा हुआ घर ना लगे। तो आज है सावन का सोमवार। सावन का सोमवार बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि माता पार्वती जी ने सावन के महीने में कठिन तपस्या की थी, और इसी महीने में उन्होंने सोमवार के व्रत भी रखे थे, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान दिया। फिर उनका विवाह हुआ और फिर उनके वो पति बने। तो फ़िलहाल तो मैंने फास्ट नहीं रखा है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी मेडिसिन वगैरह चल रही है, प्रॉब्लम है कुछ। तो मैंने सिर्फ पूजा की है। पूजा तो मैं पर डे करती हूँ, लेकिन आज स्पेशल डे है सोमवार, तो थोड़ा फूल वगैरह मंगा लिए थे मैंने, इसलिए मुझे पूजा करनी थी। तो फ्रेंड्स, पूजा तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज की स्टडी के बारे में बहुत कुछ सोच रही थी सुबह से ही, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। क्योंकि समझ में नहीं आता, जैसे कि लक्ष्मीकांत है, उसे हम एक दिन में तो नहीं ख़त्म कर सकते हैं ना, और उसे पढ़ने के साथ साथ उसे अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है। तो मैंने सोचा है कि मैं डे स्टडी रूटीन नहीं बनाऊंगी कि मुझे डे आज में कितना पढ़ना है। अब मैं एक हफ्ते का रूटीन बनाया करूँगी कि मुझे एक हफ्ते में कितना पढ़ना है। जैसे कि एक सपोज डेट ले लो, मैंने आज डिसाइड किया कि जैसे कि मैंने पॉलिटी की एनसीईआरटी उठाई है, तो पॉलिटी की एनसीईआरटी मुझे एक हफ्ते में ख़त्म करनी है, और उनके जो भी जो शॉर्ट नोट हैं वो सारे रेडी करने हैं। तो जो मैंने इस बार न्यू एनसीईआरटी मंगाई हैं इसी वाले मंथ में, तो सबसे पहले वो स्टार्ट करूँगी। जो एनसीईआरटी में ज़्यादा पढ़ चुकी हूँ उनको बाद में रिवाइज़ करूँगी, और जो मैंने 2-3 बार पढ़ी हैं, जैसे कि पॉलिटी की मैंने ज़्यादा बार नहीं पढ़ी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मेरा 5-6 बार का हो चुका है रिवीजन, तो उसको मैं बाद में पढ़ूँगी। तो इसी हिसाब से मैंने उन्हें ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी उन्हें सबसे नीचे रखा है, और जो पढ़ना है मैंने इस साइड में रखना स्टार्ट कर दिया। मैं कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए मैंने देखा कि ये ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। 10th तक मैंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर कर ली, इसलिए मैंने उन्हें सबसे नीचे रखा है। फिर हिस्ट्री की मैंने उसके ऊपर रखा है, और जो मुझे ज़्यादा अभी पढ़ने की नीड है, तो मैंने इधर साइड में रख दी हैं, क्योंकि ये जो पॉलिटी की एनसीईआरटी इनका ज़्यादा रिवीजन नहीं हो पाया है, तो उनको पढ़ने की नीड ज़्यादा है। लेकिन इस वीक मुझे क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड। तो इस वीक सबसे पहले मुझे पढ़नी है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमी, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट की ज्योग्राफी है, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल ये हिस्ट्री है, एंड इंट्रोडक्शन टू इंडिया आर्ट। तो ये सारी एनसीईआरटी मुझे इस वीक पढ़नी है, अच्छे से भी पढ़नी है और इन्हें समझना भी है। फ़िलहाल तो एक बार में नहीं आएगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि कुछ टॉपिक मुझे अच्छे से समझ में आ जाए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मेरी 10th तक कवर हुई है, और अब मैं इन्हें जो 11 क्लास की एनसीईआरटी जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनको रीड करूँगी, और इनके नोट्स भी रेडी करूँगी फ्रेंड्स। क्योंकि आप मेरी क्लास देखते ही हो, मेरा ब्लॉग देखते हो, तो उसमें मैं ज़्यादातर मधुकर सर की क्लास लेती हूँ, जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो आप अगर पढ़ना चाहें तो उनकी क्लास ले सकते हैं। अगर आपने कोई कोर्स परचेस नहीं किया है, तो फ़िलहाल तो मैंने कोई कोर्स परचेस नहीं किया है। जो लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि आपने कोर्स परचेस किसका किया है, मधुकर सर का किया है, तो मैं उन्हें बता दूँ कि मैंने कोई कोर्स परचेस नहीं किया है। मैं सिर्फ यूट्यूब पर जो क्लासें हैं मधुकर सर की, उन्हीं को मैं रीड करती हूँ, क्योंकि उनसे मेरे जो डाउट होते हैं ना क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि हम खुद से पढ़ लें, उसके बाद मैं क्लास लेती हूँ ना, तो मुझे और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ जाता है। और एक वीडियो में एक सर की जो क्लास थी उस वीडियो में सर बता रहे थे कि अगर आपको हिंदी की जो एनसीईआरटी हैं उनकी लैंग्वेज इतनी इजी नहीं है, तो पहले अगर आप कोई न्यू एनसीईआरटी लेके आएँ तो उनकी क्लास देख लें। जो भी आपको कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड जो आपको समझ में नहीं आते हिंदी तो आप पहले उनकी क्लास अटेंड कर लें, उसके बाद आप खुद से रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं वही करती हूँ फ्रेंड। पहले मैंने तो ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स की पॉलिटिक्स की एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ ली थी, लेकिन उसके बाद मैंने जब सर की क्लास ली तो मुझे और अच्छे से समझ में आया। लेकिन जो भी न्यू एनसीईआरटी लेके आई हूँ
ऐसे मैं साथ के साथ पढ़ती भी हूँ और उनकी क्लास भी मतलब अटेंड करती हूँ, तो मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। फ्रेंड देखो, ये तो पढ़ने के सब बहाने होते हैं कि हमारे पास कोई अच्छा कोचर नहीं है या हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। देखो, अगर इंसान करना चाहे ना तो अकेले भी बहुत कुछ कर सकता है, बस उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको दूसरे के मतलब भरोसे रहते हैं कि कोई सामने वाला इंसान आए आपको कुछ ऐसी बातें बताएं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तब आप पढ़ने बैठोगे। देखो, कोई भी ज़्यादा लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज़ में, इस जर्नी में। देखो, कोई भी इंसान है जो आपको नापसंद करता हो तो क्या अगर उसे ये सारी चीज़ें आती भी होंगी ना, फिर भी वो आपको नहीं समझाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान हो वो ये नहीं चाहता है कि हमसे भी बड़ा हमारी सोसाइटी में कोई और हो जिसकी ज़्यादा मतलब दबदबा हो या फिर ज़्यादा उसकी चले। इसलिए आप खुद पे भरोसा करो, और जो कुछ भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आते हैं वो यूट्यूब पर हैं फ्रेंड्स, आपको मैं इतनी बार बता चुकी हूँ। देखो, इस दुनिया में गरीब भी लोग हैं, अमीर भी लोग हैं, और उनमें से गरीब मैं भी हूँ। इतनी गरीब भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने खुद से ये चैलेंज किया है कि मैं प्री तो मैं अपनी स्टडी से ही निकालूंगी। मतलब खुद को भी तो मतलब देखना ज़रूरी है कि आप कितने टैलेंटेड हो, खुद को मतलब प्रूव करना भी ज़रूरी होता है। देखो, लोग क्या कह रहे हैं और आप अपने अंदर क्या समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो मैं यही कहूँगी खुद से भी चैलेंज करना सीखो। खुद को ये बताओ कि तुम कितने मतलब ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें क्या क्या आता है, तो सेल्फ स्टडी करो और यूपीएससी का प्री निकालो, तभी तो आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने तुक्का मार दिया, समझ गए, आ गया है मतलब निकल गया। यहाँ तक कि मतलब ये लक भी साथ सब सपोर्ट कर सकता है आपको, लेकिन जब आती है मेंस की बारी तो मतलब उसमें तो मतलब वो रिटन पेपर होता है, उसमें लिखना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा दिमाग का ही सारा खेल होता है मैं कहूँ तो, क्योंकि उसमें अपने थॉट प्रेजेंट करने पड़ते हैं आपको, अपनी लैंग्वेज में हर चीज़ को समझाना पड़ता है, अपनी लैंग्वेज में आपको आंसर देने पड़ते हैं, तो थोड़ा टैलेंटेड होना भी ज़रूरी है। देखो, आपके अंदर कितना टैलेंट है किसी ऐसे इंसान के सामने मत शो ऑफ करो कि जो मतलब आप उसके लाइफ में पढ़ाई की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अगर आप समझदार हैं या आप हार्ड वर्क कर लेते हैं, आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आप लकी हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है, वो एक चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं पहले ये करूँगा उसके बाद ही मतलब दूसरा कोई टॉपिक लूँगा। तो मतलब ये एक किस्म का मतलब ये जिद भी होती है और होनी भी चाहिए फ्रेंड। देखो, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं, अगर हम सारा कुछ पीछे पीछे छोड़ते जाएंगे कि हमें आगे देख लेंगे तो छोड़ दो। मेरा भी ये है, कभी कभी ऐसा होता है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं तो मैं उनके तो मतलब मैं सोच लेती हूँ कि मैं जब तक इसे कवर नहीं कर लेती तब तक मैं आगे नहीं पढ़ूँगी, और ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है तो मैं उससे मतलब सोच लेती हूँ जब टाइम मिलेगा तब देख लेंगे, इसके बारे में सर्चिंग कर लेंगे क्या है इसका। तो आप भी फ्रेंड्स ऐसा ही किया करो। देखो, और फिर से मैं वही कहूँगी, इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है करियर, और स्पेशली गर्ल्स लोगों का। तो आप अपना करियर बनाइए। आप मैरिड हैं, कोई बात नहीं। देखो, शादी करने के बाद सपने टूट नहीं जाते हैं। शादी करना कोई ये थोड़ी है कि हमने अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मतलब एक इंसान के हाथ में थोप दी हैं कि वो चाहेगा तो मैं अपने सपने पूरे करूँगी, वो नहीं चाहेगा तो नहीं करूँगी। भैया, आपकी लाइफ है, आप कर सकते हो। अगर आपके अंदर ऐसा है जुनून कि हाँ आप मतलब आप इतनी कॉन्फिडेंस रहते हो कि आप मतलब यूपीएससी क्लियर कर सकते हो, तो पढ़ाई की कोई एज नहीं होती है। लेकिन हाँ, इस एग्ज़ाम की डेट ज़रूर होती है, इस एग्ज़ाम की मतलब ये ज़रूर होती है 30-31 साल के बाद आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। अगर आपकी एज इतनी नहीं है और आपके पास जैसे कि 7-8 साल हैं या 5-6 साल हैं, तो आप इससे एग्ज़ाम की तैयारी कर लो फ्रेंड। अगर आपका एक बार में नहीं निकलेगा, दूसरी बार में तो निकल ही जाएगा। देखो, टाइम जो है ना उसे वेस्ट मत करो। कोई भी इंसान है, किसी का भी काम पूरे दिन नहीं होता है घर का, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, सब मतलब काम का भी एक टाइम होता है। जैसे कि ज़्यादा काम होता है जो जॉइंट फैमिली में रहती है शादी के बाद, उनका थोड़ा सुबह ज़्यादा पड़ जाता है, और उसके बाद शाम के टाइम खाना पाना के टाइम मतलब डिनर के टाइम, और फिर तो पूरे दिन आप फ्री रहते हो। तो इस टाइम फ्री रहने से रील्स देखने से अच्छा है, फालतू नेट खर्च करने से अच्छा है आप अपनी तैयारी को बेहतर करें और आगे बढ़ें। देखो, अगर आप कामयाब हो जाओगे ना
तो आपकी बाहर तो इज़्ज़त होगी होगी, लेकिन आपकी जो घर में जो इमेज है ना शादी के बाद, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़कियों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। वो ये सोचते हैं कि लड़कियां मतलब एक हमारे कंट्रोल रिमोट के अकॉर्डिंग चलें, तो आप उनका नज़रिया भी चेंज कर सकते हो। इसलिए ज़िंदगी में कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मेरा करंट अफेयर की क्लास चलना स्टार्ट हो गई थी, और मैंने जो मतलब इकोनॉमिक्स की क्लास मतलब इकोनॉमिक्स मैंने रीडिंग की थी, उसके बाद मैंने सोचा अब मैं करंट अफेयर की क्लास ले लूँ। फिर बच्चों की कोचिंग का टाइम हो जाएगा, उसके बाद मतलब इतने ध्यान से नहीं पढ़ाई हो पाती है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आज का जो पूरी वीक का स्टडी मतलब बनाया है, तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप जितना भी पढ़ लें आपको लगता है कम ही पढ़ रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको 1 वीक का स्टडी रूटीन बना लेना चाहिए। ऐसे मतलब पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप डेली टारगेट सेट करोगे वही कंप्लीट करोगे। जो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे टारगेट पूरे नहीं हो पाए तो आपको नींद भी नहीं आती है, आपको अच्छा नहीं लगता है। तो इससे अच्छा ये है आप 1 वीक का या 1 मंथ का आप स्टडी रूटीन बना लो, और ये ठानो कि आपको इस वीक में ये सारे टॉपिक, ये सारा इतना सिलेबस आपको कवर करना है। कवर करने का मतलब ये नहीं कह रही हूँ आप फिर उल्टा ले जाओ कि बस पढ़ लो और समझ में ना आए। आपको पढ़ते टाइम हर एक टॉपिक को ध्यान से देखना है, पढ़ना है। अगर आप पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जैसे कि पहली बार आप पढ़ रहे हो, तो आपको समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, दोबारा तो आप ऐसे पढ़ें कि आपको हर एक टॉपिक पे थोड़ा ध्यान देना है। फ्रेंड्स, ज़िंदगी में जब कोई लक्ष्य होता है ना, तो लाइफ कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगने लगती है। सच बताऊँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारे घर पे गेस्ट वगैरह आ जाए तो हमारी पढ़ाई इतनी अच्छे से ना हो पाती है ना, तो मुझे ना बहुत अजीब सा लगता है। मैं सोचती हूँ यार, फ़ोन चलाने से किसका टाइम पास होता है। मैं अगर 2 घंटे से ज़्यादा फ़ोन चला लूँ या 1 घंटे भी फ़ोन चला लूँ सोचो, तो मतलब मुझे इतनी अंदर से चिड़चिड़ी सी होने लगती है ना। मुझे ज़्यादा मूवी वगैरह देखना अच्छा लगता है। अगर मेरे सामने कोई टीवी वगैरह चला के भी बैठा है तो बहुत अजीब सा फील होता है, जैसे कि कुछ टाइम से ये सारी चीज़ों को मतलब छोड़ चुकी हो। सोच रखा है कि अपने टाइम की हर एक पॉइंट मतलब हर एक सेकंड की मतलब आप वैल्यू रखो, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकोगे। आप सोचो ना कि 10 मिनट आप कुछ और कर लो और उसके बाद आप पढ़ाई कर लोगे। देखो 10-10 मिनट अगर आप डेली वेस्ट करोगे ना, तो आप सोचो कि आगे मतलब आगे अगर आपने 1 मंथ में अगर इनको मतलब प्लस माइनस किया तो कितना टाइम आपका वेस्ट हुआ। इसलिए टाइम की वैल्यू करो। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 24 घंटे ही बुक लेके या स्टडी टेबल पर बैठना है, ऐसा भी नहीं कह रही हूँ। आपका अगर जब भी मन करे, जैसे कि आपने 2-3 घंटे या 4 घंटे आपने स्टडी कर ली है, तो थोड़ा घूमने फिरने के लिए निकल जाओ, या आपका जो भी मन कर रहा है उस टाइम आप वो कर लो। क्योंकि 2-3 साल हम अपनी मन की इच्छाओं को तो नहीं मार सकते, लेकिन कुछ चीज़ें तो छोटी मोटी होती हैं। जैसे कि 10 मिनट का ब्रेक लिया है, तो जैसे कि कुछ कॉमेडी वगैरह आपने फ़ोन में देख ली जिससे कि आपका मूड अच्छा हो गया। ऐसी चीज़ें देखा करो जिससे आपका मूड भी अच्छा हो। हर वक्त ऐसी चीज़ों को नहीं देखना है आपको कि कुछ चीज़ें आपने देख ली तो आपका मूड अपसेट हो गया। मेरा यही है फ्रेंड, अगर मैं ज़्यादा मतलब अजीब सा मुझे फ़ील होने लगता है ना, पढ़ते पढ़ते कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं कुछ देर के लिए बैठ जाती हूँ, मतलब खुद को शांत करती हूँ। और मैं कुछ भी, जैसे कि मुझे कॉमेडी शो वगैरह अच्छे लगते हैं, तो उनकी जो शॉर्ट वीडियो आती है वो कभी कभी देख लेती हूँ, जब मेरा मूड मतलब पढ़ाई करने के लिए एग्री नहीं होता उस टाइम। तो आप ऐसा करो, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स। देखो, लेकिन 10 या 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब ये नहीं है कि आपने डेली का बना लिया है कि 10 मिनट देना ही देना है, ऐसा ये कोई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। मैंने ये कहा है कि आपका मन ना लगे तब। अब ये नहीं मतलब होना चाहिए कि हाँ डेली मन नहीं लगेगा तो डेली करना है। आपको खुद के अंदर ये हर वक्त ये बात कहनी है खुद से कि जल्द से जितना हो सके आपको अपने माँ बाप को वही मतलब फ़ील कराना, वही प्राउड फ़ील कराना है जो हर एक एस्पिरेंट अपने माँ बाप को कराते हैं। पता है आपको, जब भी मैं कोई भी किसी का भी सिलेक्शन होता है और जो यूट्यूब पे वीडियो आ जाती है, उनकी हर साल वीडियो आती है, तो उनको देख के बहुत अच्छा फ़ील होता है। फिर मन में ये आता है एक दिन ऐसा मेरे साथ भी होगा तो मेरे पेरेंट्स कितने खुश हो जाएंगे। इस चीज़ को देख के बहुत अच्छा फ़ील होने लगता है। तो आप भी यही सोचा करो फ्रेंड कि जितना जल्दी हो सके खुद की लाइफ को थोड़ा चेंज करो और खुद की आदतों को चेंज करो, थोड़ा जल्दी उठने की हैबिट डालो। पहले ये था फ्रेंड कि मैं 24 घंटे सोने की हैबिट थी मेरी। अगर दिन में 1-2 घंटा मेरा काम होता था और बाकी पूरे दिन मैं सोती थी।
लेकिन अब ये है कि अगर दिन में 1 घंटे भी सोने की कोशिश की, जैसे कभी-कभी ऐसा होता है थकावट महसूस होने लगती है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो सोचती हूँ कि थोड़ा सो लूँ, लेकिन नींद नहीं आती है फ्रेंड्स, सच में नींद नहीं आती है। अब ऐसा लगता है कि अब सोना-वोना कुछ नहीं है ना, रात है उसमें सो लेंगे, बस पढ़ाई करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, और अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।